हेलो स्टूडेंट, मैं अंकित गुप्ता स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी पर। देखिए, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 की फिजिक्स। और क्लास 12 की फिजिक्स में हम लोग आज पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 यानी चैप्टर नंबर 2, और जिसका नाम है वैद्युत विभव। ये वैद्युत विभव क्या होता है, चलिए इसकी चर्चा करते हैं। देखिए, अलग अलग बुकों में चैप्टर नंबर अलग अलग हो सकता है, क्योंकि कुछ बुकें ऐसी हैं जिसमें दो दो चैप्टरों को जोड़ के एक चैप्टर बना दिया गया है, तो नंबर आगे पीछे हो सकता है, आप नाम से देख सकते हो। तो वैसे तो हम लोग चैप्टर कौन सा पढ़ने वाले हैं, चैप्टर 2 पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम क्या है, नाम है वैद्युत विभव। वैद्युत विभव क्या होता है, इंग्लिश में इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोल देते हैं, पोटेंशियल, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोल देते हैं। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी वैद्युत विभव क्या होता है, इसको जानने से पहले मैं आपको कुछ अलग से चीजें बताऊंगा, क्योंकि अभी जो पहला चैप्टर आपने पढ़ा है उसमें वैद्युत बल वगैरह पढ़ा है। तो वैद्युत बल जो पढ़ा है आपने वो संरक्षी बल है कि असंरक्षी बल है, पहले आपको यह पता होना चाहिए। वैद्युत बल जो आपने पढ़ा है, वैद्युत बल ये एक प्रकार का वैद्युत बल, ये एक प्रकार का संरक्षी बल है। कौन सा बल है, संरक्षी बल है। अब ये संरक्षी बल क्या होता है, संरक्षी बल क्या होता है, किसी को पता है? अगर नहीं पता है तो पहले इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, क्लास 11 में आपने इसके बारे में पढ़ा है। संरक्षी बल वह बल होता है जिसके विरुद्ध में किया गया कार्य हमें पुनः प्राप्त हो जाए। मतलब ये जैसे ये मार्कर है, क्या है, मार्कर है, इसको हम नीचे से उठाकर ऊपर तक यहां तक लाए, ठीक है, और यहां से छोड़ देंगे तो ये फिर नीचे पहुंच जाता है। तो नीचे जो पहुंचा, कैसे पहुंच गया, किसी को भी कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसको ऊपर तक तो हम ले गए, लेकिन नीचे आने के लिए ऊर्जा कहां से मिली? ऊपर तक जब हम ले गए तो नीचे आने के लिए ऊर्जा, मैंने अपनी ऊर्जा खर्च करके इसको ऊपर तक ले गए, ठीक है, नीचे आने के लिए कहां से इसको ऊर्जा मिली? यही क्वेश्चन हमें ये बताएगा कि संरक्षी बल क्या है। देखो, संरक्षी बल ये होता है कि किसी के विरोध में अगर आपने कार्य किया, किसी के विरोध में अगर आपने कार्य किया, तो वो बल, उस बल से जो आप कार्य करोगे, वो कार्य से जो ऊर्जा खर्च होगी, वह ऊर्जा उस वस्तु में संचित हो जाती है। मतलब इस वस्तु को अगर हम यहां से यहां तक ले गए हैं, तो हमने गुरुत्वाकर्षण के विरोध में कार्य किया, गुरुत्वाकर्षण बल जो है उसके विरोध में कार्य किया है। और अगर उसके विरोध में कार्य किया है तो मेरे द्वारा किया गया कार्य से जो ऊर्जा खर्च हुई है, ऊर्जा कहीं नष्ट नहीं हुई है, वो ऊर्जा इस वस्तु में संचित हो गई है। और वही ऊर्जा जो इसमें संचित हो गई है, छोड़ने के बाद ये वही ऊर्जा खर्च करके यहां तक आता है, ठीक है। तो ये एक प्रकार गुरुत्वाकर्षण बल क्या हो गया, संरक्षी बल हो गया। संरक्षी बल क्या है, ऐसा बल जिसके विरोध में किया गया कार्य पुनः प्राप्त हो जाता है, उसे क्या कहते हैं, उसे संरक्षी बल कहते हैं। तो गुरुत्वाकर्षण एक संरक्षी बल हो गया। ऐसे वैद्युत बल भी एक संरक्षी बल है। कैसे? अरे भाई, ये धन आवेश है और एक और धन आवेश हम यहां से लेके आ रहे हैं, इसके पास लेके आएंगे, उठा के यहां रख दिए, ठीक है, यहां रख दिए। जैसे इसको हम यहां से लेके यहां रखे हैं, छोड़ेंगे तो ये धन आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। अगर आपको आवेश के बारे में नहीं पता है तो पहले वीडियो को जाके, चैनल पर जाके वीडियो देखिए कि आवेश क्या होता है, इसके क्या क्या गुण होते हैं, कौन प्रतिकर्षित करता है, कौन आकर्षित करता है, कैसे किसी वस्तु पर गुण आता है, कैसे धन आवेश आता है, कैसे ऋण आवेश आता है, सब कुछ बताया गया है, ठीक है। तो पहले जाके आप आवेश के बारे में अच्छे से जानिए। तो आवेश, देखो, आवेश ये जो यहां पर आ जाता है, इसको जैसे हम छोड़ेंगे तो फिर वहां चला जाएगा। क्यों? क्योंकि धन आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, समान आवेश जो होते हैं एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, तो ये फिर वहां चला जाएगा। तो इस तरह से हमें जो हमने कार्य किया है वो फिर से मिल जाएगा, प्राप्त हो जाएगा, पुनः प्राप्त हो जाएगा। तो इसको हम क्या बोलेंगे, संरक्षी बल बोलेंगे। ऐसे
चुंबकीय बल जो हो गया वो कौन सा बल है? संरक्षी बल है। वैद्युत बल कौन सा बल है? संरक्षी बल है। प्रत्यास्थ बल, जो प्रत्यास्थ होता है, प्रत्यास्थ आपने पढ़ा होगा, रबड़ को खींचते हैं, छोड़ते हैं तो फिर उसी स्थान पहुंच जाती है अपनी स्थिति में, फिर से पहुंच जाती है, तो वो कौन सा बल है? एक संरक्षी बल है। तो इस तरह से संरक्षी बल क्या होते हैं और असंरक्षी बल क्या होते हैं, आपको ये पता होना चाहिए। असंरक्षी बल जिसके विरुद्ध में किया गया कार्य हमें ना मिले, जैसे किसी वस्तु को किसी का खिसका कर हम वहां रख देते हैं तो हमें क्या वो वस्तु फिर से लौट के वहां पहुंच जाती है? अगर ऐसा होने लगे तो फिर तो बहुत गड़बड़ हो जाए। ऐसा नहीं होता है। किसी वस्तु को खिसका कर अगर वहां रख दिए हैं तो वो वहीं रखी रहेगी जब तक उसको उठा के फिर से वहां ना रखा जाए। ठीक है, तो इस तरह के कार्यों में जब हम अपना ऊर्जा खर्च करते हैं तो वो पुनः प्राप्त नहीं होती है, वो असंरक्षी बल हो गया। अच्छा, क्यों नहीं प्राप्त होती है? जो हमने ऊर्जा खर्च की वो कहां चली गई? हमने घर्षण बल के विरुद्ध में कार्य किया है और घर्षण बल असंरक्षी बल है, उसमें हमारी ऊर्जा यहां से वहां तक ले जाने में घर्षण बल में खिसकाते हुए ले गए, उसमें नष्ट हो गई है। ठीक है, तो वो असंरक्षी बल हो गया और इस तरह से संरक्षी बल ये हो जाते हैं। संरक्षी बल क्या होते हैं, असंरक्षी बल क्या होते हैं, मेरे ख्याल से आपको ये क्लियर हो गया। अब इनकी जरूरत क्या पड़ी? इसकी जरूरत क्यों पड़ी? देखो, वैद्युत विभव पढ़ने के लिए मैं आपको पहले इसकी एक न्यू तैयार करूंगा, कैसे वैद्युत विभव की परिभाषा बनाए हम, कैसे समझें वैद्युत विभव वास्तव में है क्या। देखो, ये जैसे एक आवेश रखा हुआ है, जब हम ये ऊर्जा संरक्षण का नियम लगा लेते हैं तो हमारे लिए चीजों को पढ़ना आसान हो जाता है। ठीक है, कई चीजें लंबे प्रोसेस से हमें मिलती हैं, उनका सवाल लगाएं अगर तो फिर बढ़ा जाता है, तो हम अगर ऊर्जा संरक्षण के नियम से लगाएं तो फिर वो चीजें में आसानी आ जाती है। इसलिए हम लोग इस कॉन्सेप्ट को बीच में लाना चाह रहे हैं। ठीक है, अब हम जैसे ये एक आवेश है, धनावेश है, और यहां से कोई आवेश को हम लेके आना चाह रहे हैं। ठीक है, ये भी धनावेश है बाई चांस। अगर इसको हम यहां से यहां तक लेके आएंगे तो बोलो हमें कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा? बिल्कुल करना पड़ेगा, हमें कार्य करना पड़ेगा अगर ये धनावेश है तो। ठीक है, ऋणावेश होता तो ये खुद ही खींच के आता, कार्य तब भी होता, कार्य अब भी होगा। ठीक है, ये कार्य अगर ये धनावेश है तो हम जबरदस्ती इसको खींच के यहां तक लाएंगे तो इसके द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होगा। ठीक है, मेरे द्वारा किया गया कार्य इसलिए ये धनात्मक होगा। और अगर ये ऋणावेश रहता तो ये खुद ही एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, तो ये खुद ही खींच के चला आता, तो इस तरह से ये निकाय द्वारा किया गया कार्य होता तो ये ऋणात्मक होता। ठीक है, कार्य होता, कार्य तो करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर मान लीजिए धन आवेश है, इसको हम खींच के यहां तक लाएंगे तो मेरे द्वारा कार्य करना पड़ेगा, और जो कार्य करना पड़ेगा कैसे निकालोगे आप? आपने पढ़ा है W बराबर कहोगे F × S, हमने पढ़ा है, यही लगा देंगे। W को बल कितना लगाया, विस्थापन कितना हुआ, गुणा कर देंगे तो हमें W मिल जाएगा, यानी कार्य मिल जाएगा। लेकिन हम कहेंगे ये नहीं लगा सकते आप, क्यों? क्योंकि यहां पर जो बल है वो नियत नहीं है, कांस्टेंट नहीं है, वो बदल रहा है। कैसे बदल रहा है? आपने पढ़ा होगा कूलॉम का नियम, F बराबर क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 Q2 अपान में R²। पढ़ा है आपने? मतलब ये जो F होता है इस R के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, जैसे जैसे ये दूरी घट रही है वैसे वैसे F क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। जैसे जैसे आप आवेश के पास आओगे वैसे वैसे इसका बल भी बढ़ता रहेगा। आवेश से दूर बल ये कम लगा पाएगा दूर, और जैसे जैसे पास आ रहे होंगे वैसे वैसे बल बढ़ रहा होगा। ये बल ज्यादा लगाएगा पास आने पर, तो बल तो कांस्टेंट नहीं है, तो फिर क्या करें? तो ये फार्मूला नहीं लगा सकते आप, आपको W बराबर इंटीग्रेशन F × ds लगाना पड़ेगा। ये कैसे? ये फिलहाल आगे के प्रोसेस हैं, अभी आगे ये सब पता ही जाएंगे चीजें, लेकिन आपको समझा रहे हैं कि यहाँ पर इस तरह से आप कार्य नहीं निकाल सकते, कार्य ऐसे निकालोगे। ठीक है, ये तो हो गया कार्य कैसे निकालोगे। मैं आपको ये बता रहा हूँ कार्य की आवश्यकता क्यों है, क्यों निकालें कार्य। देखो, जब कार्य निकल आएगा तो हम क्या करेंगे, फिर निकालेंगे 1 कूलॉम पर कितना कार्य हो रहा है। क्या निकालेंगे? 1 कूलॉम पर कितना कार्य होगा। ये क्यों निकालेंगे? देखो क्यों निकालेंगे। 1 कूलॉम पे हम इसलिए निकालेंगे, जैसे आपको हम कहें कि 5 किलो जो है बाजार गए आप मार्केट में और 5 किलो आलू लेके आए, 5 केजी आलू 100 रुपए का मिले। कितने के मिले? 100 रुपए के मिले। ठीक है, तो अगर आपसे हम पूछें कि बताओ 6 किलो कितने के मिलेंगे, तो ये कौन सा बड़ा क्वेश्चन।
हम पहले 1 किलो का निकाल लेते हैं। क्या करते हैं, 1 किलो कितने का मिलेगा, आप कहोगे 100/5 20 रुपए आ जाएगा, 20 रुपए का 1 किलो। तो कहोगे कितने किलो का पूछना है, मैंने कहा 6 किलो का। आप कहोगे 6 को हम 20 से गुणा कर देंगे, 6 किलो का आलू निकालना, 6 किलो कितने रुपए के मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। 6 गुणे में कितना 20, कितना आ जाएगा 6 दूनी 12 यानी 100, यहाँ लिख देते हैं 120 रुपए हो गया। कितने का हो गया, 120 रुपए का। आपने क्या किया, आपने 1 किलो का निकाल लिया, मतलब आपको रेट पता चल जाए, 1 किलो कितने का मिलता पता चल जाए, फिर चाहे जितने किलो का निकालना है उससे मल्टीप्लाई, 7 किलो का निकालना है 7 से मल्टीप्लाई, 8 किलो का निकालना 8 से मल्टीप्लाई, 9 किलो का निकालना तो 9 से मल्टीप्लाई। मतलब हमें क्या चाहिए, हमें 1 किलो का चाहिए। 1 किलो कितने रुपए का है, बस जितने किलो का चाहिए उससे गुणा कर लेंगे। बस वही तरीका यहां भी अपनाएंगे, वही सेम प्रोसेस यहां भी अपनाएंगे। जो हमने कार्य निकाला है, ये कार्य सभी का नहीं, 1 कूलाम का, मतलब चाहे जितना आवेश लेके आओगे कार्य तो करना पड़ेगा, लेकिन हमें वो कार्य नहीं चाहिए, हमें 1 कूलाम लाने में कितना कार्य खर्च हो रहा है वो चाहिए। ठीक है, तो 1 कूलाम पर आवेश निकाल लेंगे और यहीं से हमारी विभव की परिभाषा बन जाती है। क्या बन जाती है, यहीं से हमें विभव की परिभाषा मिल जाती है। अब विभव की परिभाषा क्या होती है, देखिएगा विभव की परिभाषा क्या हो जाती है, देखिए यहां पर हम हेडिंग बना लेंगे वैद्युत विभव। क्या हेडिंग बनाएंगे, वैद्युत विभव। क्या होती वैद्युत विभव भाई, वैद्युत विभव क्या होता है, चलिए बताते हैं। आप देखो मैंने क्या बताया आपको, आवेश को लाना है, कहां से लाना है, अनंत से लाना है। आवेश को लाने में जो कार्य करना पड़ेगा उसी को वैद्युत विभव कहेंगे। लेकिन मैंने एक बात और बताई कि आवेश जो लाना है वो कितना भी हो उससे मतलब नहीं है, आपको एकांक आवेश लाना है। एकांक मतलब एक आवेश, ठीक है। देखो समझाते हैं आपको। आप कहोगे परिभाषा क्या लिखोगे, पहले आपको परिभाषा बताते हैं। आप लिखोगे अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर, वैद्युत क्षेत्र के भीतर एकांक धन परीक्षण आवेश को, एकांक धन परीक्षण आवेश को लाने में किया गया कार्य, एकांक धन परीक्षण आवेश को क्या लिखा मैंने, अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर एकांक धन परीक्षण आवेश को किसी बिंदु तक, लिखो जरा यहां पर, किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य वैद्युत विभव कहलाता है। वैद्युत विभव क्या है, देखो आपने मान लीजिए Q0 आवेश लेके आए। Q0 क्या है, परीक्षण धनावेश है। देखो परीक्षण करने के लिए कभी भी हम अगर आवेश को लाएंगे तो सदैव धनावेश लाएंगे। कैसा लाएंगे, धनावेश लाएंगे। और वो धनावेश जो लाएंगे उसको लाने में मान लीजिए W कार्य हुआ। कितना कार्य हुआ, W कार्य हुआ। आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए 1 कूलाम पर कितना कार्य होगा। तो आप कहोगे जैसे यहाँ पर 5 किलो जो है 100 रुपए का हो रहा था, तो आपने 1 किलो का निकाला तो 100/5 कर दिया, 20 रुपए आ गया आपको। ठीक है, 20 रुपए आ गया। बस वही यहां भी करेंगे, W/Q0 कर देंगे आप। तो बताओ 1 कूलाम का आवेश आ जाएगा कि नहीं आएगा, 1 कूलाम का आवेश आ जाएगा। और इसी 1 कूलाम आवेश को लाने में जो कार्य करना पड़ा इसी को हम कह देते हैं वैद्युत विभव। तो V बराबर फार्मूला मिल जाता है W/Q। ठीक है, आप क्या कहोगे, आप कहोगे एकांक धन परीक्षण आवेश को
क्या कहोगे, एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है उसे क्या कहते हैं, वैद्युत विभव कहते हैं। क्या कहते हैं उसे वैद्युत विभव कहते हैं। ठीक है, अगर आप इसको दूसरे तरीके से बताना चाहो, ये तो एक आसान सी परिभाषा हो गई, यहाँ पर आपको एकांक धन परीक्षण आवेश लिखना पड़ेगा, नहीं तो फिर आपको कहना ये पड़ेगा कि किसी आवेश को, ठीक है, फिर किसी भी आवेश को एकांक हो ना हो कोई दिक्कत नहीं, किसी आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य, ये कार्य है, किए गए कार्य तथा उस आवेश के मान की निष्पत्ति को, ये आवेश है, इसके मान की निष्पत्ति को वैद्युत विभव कहते हैं। फिर तो आपको परिभाषा बड़ी बनानी पड़ेगी, इसको भाग करना पड़ेगा तब विभव निकलेगा, लेकिन जब एकांक कह दिया तो फिर वो बता रहा ना, एक कूलाम का जितना कार्य हुआ, एक कूलाम को लाने में जितना कार्य हुआ वही वैद्युत विभव है। बिल्कुल आसान सा आपको यही कहना है कि एक कूलाम आवेश को, यानी एकांक धन परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ेगा वही वैद्युत विभव कहलाएगा। ठीक है, अब वैद्युत विभव जो होता है इसकी, यह वैद्युत विभव जो होता है इसका मात्रक क्या होता है, मात्रक इसका हो जाता है वोल्ट। क्या हो जाता है, वोल्ट हो जाता है। अच्छा, ये W है ना, W मतलब क्या, कार्य, कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल। क्या होता है, जूल। और ये क्या है, आवेश, आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। तो इसी को हम जूल प्रति कूलाम भी कह लेते हैं। ठीक है, इसका मात्रक वोल्ट होता है और जूल प्रति कूलाम भी होता है, जूल प्रति कूलाम भी कह सकते हो। ठीक है, और ये जो विभव है, वैद्युत विभव है, ये अदिश राशि है। कैसी राशि है, अदिश राशि। लिख सकते हो ये वैद्युत विभव क्या है, एक अदिश राशि है। ठीक है, मात्रक इसका क्या होता है, वोल्ट होता है, जूल प्रति कूलाम होता है। प्रदर्शित किससे करते हैं इसको हम लोग V से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, V से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो हमने इस तरह से विभव के बारे में पढ़ लिया। ये क्या है, एक वैद्युत विभव है। अच्छा, आपको इसमें एक चीज और बता दें। क्या बता दें, ये अनंत ही क्यों, अनंत ही क्यों, अनंत से अगर ना आए तो क्या दिक्कत आ जाएगी, देखो दिक्कत आ जाएगी। कौन सी दिक्कत आ जाएगी, आपने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला पढ़ा होगा, E व्युत्क्रमानुपाती, उसमें मिला था R², मिला था। तीव्रता, ये तीव्रता क्या बताती है, वैद्युत क्षेत्र जहां से लाओ उस आवेश को, वहां वैद्युत क्षेत्र नहीं होना चाहिए, वैद्युत क्षेत्र नहीं होना चाहिए। अगर वैद्युत क्षेत्र हुआ तो उसका पहले से कुछ बल लग रहा होगा, और जब आवेश को लेके आओगे उस पर पहले से बल लग रहा होगा, तो आप सही कार्य नहीं निकाल पाओगे, सही कार्य नहीं निकाल पाओगे। कैसे, आपको कैसे पता चलेगा, जैसे मान लीजिए आप उसी आवेश को लेके आ रहे थे, ये आवेश था, ये एक आवेश था, ये यहाँ पर लाना है, इस आवेश को लेके आ रहे थे। ठीक है, लेके आ रहे थे, कोई लाके यहाँ पर छोड़ दिया, यहाँ पर, और आप यहाँ से पकड़ के लेके चले। ठीक है, तो यहां तक लाने में भी तो कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ा होगा। वो कार्य कौन जोड़ेगा भाई, वो कार्य कौन जोड़ेगा, तो उसका भी, इसीलिए कहते हैं अनंत से लाओ। कहां से लाओ, अनंत से लाओ। यहां से लाओगे तो यहां तक लाने में किया गया कार्य, आप अपना कार्य जानोगे, और वो वाला कार्य कहां चला गया, जो भाई पहले से किया गया है। ठीक है, तो वो आप सही वैद्युत विभव नहीं बता पाओगे। सही वैद्युत विभव बताने के लिए कहां से लाना पड़ेगा, अनंत से लाना पड़ेगा। जहां अनंत, अनंत क्यों, क्योंकि R बहुत दूर से लाना है, R इनफिनाइट रखना है। R का मान यदि इनफिनाइट रखोगे, अब यहाँ R का मान इनफिनाइट, तो E का मान क्या मिल जाएगा, E का मान वहां 0 मिल जाएगा, यानी वहां वैद्युत क्षेत्र नहीं होगा। आप अगर बहुत दूर से लाओगे, अनंत मतलब बहुत दूर, अनंत मतलब बहुत दूर, अगर आप बहुत दूर से ला रहे हो तो वहां पर E 0 होगा, और वहां से लाने में आप सही पूरा कार्य निकाल पाओगे। ठीक है, इस तरह से हम लोगों ने वैद्युत विभव के बारे में पढ़ा, ये हमारा वैद्युत विभव रहा। ठीक है, अब आपको बता दें, इस वैद्युत विभव की वीमा लिख देते हैं कहीं। वीमा क्या होती है, वीमा, आपको वीमा अगर निकालना नहीं आता है तो आप कमेंट करिएगा, हम आपको वीमा निकालने के लिए एक अलग से वीडियो बनाएंगे। ठीक है, वीमा कैसे निकालते हैं, फिलहाल देखो वीमा कैसे निकालते हैं। आपने फार्मूला पढ़ा W/Q, W/Q, ये W क्या है, W के लिए हम फार्मूला लिख सकते हैं F × S बटे में क्या, Q। ठीक है, ये F क्या है, F बल है, और बल की बीमा क्या होती है, बल की बीमा आपने पढ़ा होगा
mL⁻², पढ़ा है? ठीक है, क्या होता है mL⁻²। और ये s क्या है? s है विस्थापन, इसको आप L लिख सकते हो। बटे में क्यों क्या है? क्यों है आवेश, क्यों क्या है? क्यों है आवेश। आवेश की बीमा क्या हो जाती है? आवेश की बीमा हो जाती है AT। क्या हो जाती है? A × T। अब इसको अगर हम सीधे ऊपर लेके सब कुछ जाएं तो m रहेगा भाई, m तो m रहेगा, l ये गुणा होगा तो L² बन जाएगा, और t यहाँ -2 है, ये ऊपर जाएगा तो t⁻³ बन जाएगी, और a ऊपर जाएगा तो ये a बन जाएगा। तो ये बीमा क्या बन जाएगी? mL² t⁻³ और a। किसकी बीमा है ये बीमा m इधर लिख देते हैं, mL² और ये t⁻³ और ये क्या a। ठीक है, ये इसकी बीमा होगी। ठीक, ये वैद्युत विभव हमारा रहा mL² t⁻³ और 1 की पावर ऊपर जाएगा तो माइनस में होगा ना भाई, ये तो माइनस में होगा, ये कैसे चलना जाता है, ऊपर जाएगा तो माइनस में होगा। ठीक है, सबको ये समझ में आ गया होगा। अब ये वैद्युत विभव हम लोगों ने पढ़ लिया। वैद्युत विभव क्या होता है सर? मेरे ख्याल से सभी को ये बात समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद आपको एक बात हम और बताते हैं, ये जो वैद्युत विभव होता है, कहाँ लिखते हैं? वैद्युत विभव जो होता है किसी बिंदु का अभिलाक्षणिक गुण होता है। क्या होता है? ये किसी बिंदु का अभिलाक्षणिक गुण होता है। देखो यहाँ पर लिख देते हैं, इधर साइड में लिख देते हैं, वैद्युत विभव किसी बिंदु का अभिलाक्षणिक ठीक है, अभिलाक्षणिक गुण होता है। ठीक है, अभिलाक्षणिक गुण होने का मतलब क्या? ये बिंदु मान लीजिए A है, ये बिंदु मान लीजिए B है, यहां से मतलब यही देख लो, ये जो बिंदु है ये, इसको इस बिंदु तक, इसी निश्चित बिंदु तक लाने में, या फिर ऐसे कर लो, एक बिंदु ये था, एक बिंदु ये था, आपने A से बिंदु तक आवेश को लाए, तो यहां से यहां तक लाने में जो कार्य करना पड़ा उसी को हम कहेंगे, उसी कार्य को कहेंगे वैद्युत विभव। इस बिंदु पर लाने में जितना कार्य करना पड़ेगा वही वैद्युत विभव होगा। अब ये पथ पर निर्भर नहीं करेगा कि आप इधर से लेके आए हो या इधर से नाचते हुए लेके आए हो या इधर से लेके आए हो, ये इस पर कुछ निर्भर नहीं करेगा। ठीक है, इस बिंदु पर लाने में कार्य उतना ही रहेगा। ठीक, तो ये किसी एक बिंदु का अभिलाक्षणिक गुण होता है, यानी वैद्युत विभव, मैंने का मतलब सीधा सीधा ये है, वैद्युत विभव किसी एक बिंदु का होता है। ठीक है, अभी विभवांतर पढ़ोगे, वैद्युत विभवांतर वो दो बिंदुओं के बीच में आता है। ठीक है, दो बिंदुओं के बीच का कितना विभवांतर है, लेकिन वैद्युत विभव किसी एक निश्चित पॉइंट का होता है, इस बिंदु का कितना विभव है, तो किसी बिंदु का ये अभिलाक्षणिक गुण होता है, ये आप पढ़ सकते हैं। ठीक, अब चलो वैद्युत विभव मिटा देते हैं और हम इसमें अगला टॉपिक बन जाएगा आपका वैद्युत विभवांतर, तो उसको समझ लेते हैं। बिल्कुल इसी का फोटोकॉपी है, बिल्कुल इसी के जैसा है, बस थोड़ा सा इसमें अंतर आ जाएगा। देखो क्या होता है वैद्युत विभवांतर, वो भी समझ लेते हैं। इसको जरा मिटाते हैं और वैद्युत विभवांतर क्या होता है ये आपको बताते हैं। वैद्युत विभवांतर, चलिए पढ़ते हैं वैद्युत विभवांतर। वैद्युत विभवांतर, ठीक है, वैद्युत विभवांतर क्या होता है, चलिए ये आपको बता दें। देखो विभव में क्या पढ़ा आपने? विभव में पढ़ा कि किसी एक बिंदु तक, अनंत से किसी एक बिंदु तक, वैद्युत क्षेत्र के भीतर था बिंदु वो, वहां तक लाने में कितना कार्य करना पड़ा, उसको आप वैद्युत विभव कहते हो। लेकिन कहां से लाए थे? अनंत से लाए थे, लेकिन इस बार अनंत से नहीं लाना। वैद्युत क्षेत्र यदि एक है ये, तो इसी वैद्युत क्षेत्र के भीतर ही दो बिंदु, ये एक बिंदु ये A, एक बिंदु ये B, और इसी वैद्युत क्षेत्र में यहां से एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किसी आवेश को जो कार्य करना पड़ेगा उसको कहेंगे वैद्युत विभवांतर। क्या कहोगे? वैद्युत विभवांतर। ठीक है, अब आवेश तो ले जाएंगे, फिर वही बात हुई, W बटे में क्यों लिखना पड़ेगा, कितना क्यों है, भाग करना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है कि आप एकांक का निकाल लो। किसका निकाल लो?
एकांक का निकालना भी आपको बताया मैं, एकांक का निकाल ले तो चीजें आसान हो गई, वहां पर चीजें आसान हो गई। आप क्या करो, आप क्या लिखोगे, यहां से यहां तक एकांक आवेश को ले जाने में जो कार्य करना पड़ेगा उसे वैद्युत विभवांतर कहोगे। बिल्कुल सिंपल सा है कि वैद्युत क्षेत्र के भीतर क्या परिभाषा लिखोगे, पहले परिभाषा देखो, आप परिभाषा आप खुद बनाओगे। ये वैद्युत क्षेत्र है, इस वैद्युत क्षेत्र के भीतर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक एकांक धन परीक्षण आवेश को ले जाने में जो कार्य करना पड़ेगा वही क्या कहलाएगा, वैद्युत विभवांतर कहलाएगा। लिखना पड़ेगा, क्या लिखते हैं इसको, वैद्युत क्षेत्र में, वैद्युत क्षेत्र में लिख लोगे आप, फिर से बोल देते हैं, क्या लिखोगे आप, वैद्युत क्षेत्र में, क्या लिखोगे, वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक एकांक धन परीक्षण आवेश को ले जाने में जो कार्य करना पड़ता है उसे वैद्युत विभवांतर कहते हैं। क्या कहते हैं, वैद्युत विभवांतर कहते हैं। सब कुछ वही, सब कुछ रहेगा, प्रतीक क्या रहेगा, प्रतीक क्या रहेगा, आपने उसे V से प्रदर्शित किया था, यहाँ इसको हम डेल्टा V से करते हैं। अरे विभवांतर है भाई, विभवांतर मतलब क्या, विभव में अंतर, दो बिंदुओं का विभव। देखो इसको हम VA माइनस VB लिखते हैं, VA माइनस VB भी लिखते हैं, ठीक है। इसको आप VAB भी लिख सकते हो। ये बताता है कि दो बिंदुओं के बीच का कितना, दो बिंदुओं के बीच के विभव में कितना अंतर है, यही तो विभवांतर है। विभवांतर के नाम से ही स्पष्ट है कि ये क्या है, दो बिंदुओं के विभव का अंतर है, ठीक है। इसके लिए क्या लिखते हैं हम लोग, इसके लिए वही फिर फार्मूला, इसको प्रतीक तो ये हो गया इसका प्रतीक, तो अब सीधे सीधे डेल्टा V बराबर यहाँ लिख सकते हैं, डेल्टा V बराबर कितना, W अपान Q। W क्या है, सब कुछ वही भाई, ये कार्य है, ये क्या है, ये आवेश है, ठीक है। ये क्या है, ये कार्य है, ये क्या है, आवेश है। तो इस तरह से हम लोगों ने वैद्युत विभवांतर पढ़ लिया। अब इसका मात्रक भी वही, मात्रक लिखना पड़ेगा, इधर लिख देते हैं। इसका मात्रक क्या हो जाएगा, इसका मात्रक क्या हो जाएगा भाई, मात्रक अभी आपने पढ़ा है, जैसा विभव वैसा विभवांतर। विभवांतर क्या हो जाएगा भाई, ये उसी का समझ लो, क्या मात्रक हो जाएगा, मात्रक अभी आपने पढ़ा है वोल्ट, क्या मात्रक होता है, वोल्ट होता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जूल प्रति कूलाम बोलते हैं। और क्या, और ये अदिश राशि, क्या अदिश राशि, अदिश राशि की जरूरत क्यों पड़ती है, देखो अदिश राशियों को इसलिए बताया जाता है आपको क्योंकि इनको जोड़ने के लिए सदिश नियमों का पालन करने की कोई आवश्यकता नहीं, आप इनको बीजगणितीय नियम के हिसाब से जोड़ सकते हैं। इनको जोड़ना बिल्कुल आसान होता है, ठीक है। अभी आप डेरिवेशन करोगे उसमें चीजों की आवश्यकता पड़ेगी, अदिश है तो जोड़ना बिल्कुल आसान है, सदिश है तो जोड़ने में थोड़ी सी समस्या आ जाती है, ठीक है। उनको सदिश नियम के पालन करने के हिसाब से जोड़ते हैं। अच्छा, ये मात्रा हो गई, राशियां कौन सी हैं, प्रतीक क्या होता है, फार्मूला क्या होता है, सब बता दिया। वीमा बहुत जरूरी भाई, वीमा क्या होती है इसकी, वीमा हो जाती है, वीमा क्या हो जाती है, m अभी वो लिखा हुआ है ml स्क्वायर t पावर -3 और a पावर -1, ठीक है। वीमा सबकी याद रखो, मैंने कहा ना आपको, अगर वीमा बनानी नहीं आती, वीमा कुछ याद वादा नहीं करने, वीमा आपको बनानी आनी चाहिए बस। अगर आपको बनानी नहीं आती है तो कमेंट बॉक्स मैंने कहा कमेंट करना और मैं बनाना सिखाऊंगा आपको वीमा, एक वीडियो वीमा पे बनाऊंगा कि वीमा कैसे बनाते किसी की, ठीक है। तो मेरे ख्याल से अब इस वीडियो में यहीं तक, और मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, और सीरियल वाइज पूरा चैप्टर हम लोग कवर करने वाले हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।